फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज की इस नई वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बजाज हाउसिंग फाइनेंस आईपीओ के बारे में। दोस्तों, यदि आप लोग इस आईपीओ को अप्लाई किए थे तो आप लोगों को फाइनली पता चल गया होगा कि आप लोगों को अलॉटमेंट मिला है कि नहीं मिला है। यदि अलॉटमेंट मिला है तो आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस। यदि आप लोगों को अलॉटमेंट नहीं मिला है फिर भी आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दोस्तों अलॉटमेंट बहुत ही कम लोगों को मिलता है। जो बहुत ही लकी रहते हैं उनको ही अलॉटमेंट मिलता है, वो भी ऐसे आईपीओ में जिसमें 100% से ऊपर की लिस्टिंग गेन की चांसेस हो। तो यहाँ पे आप लोगों को दुखी नहीं होना है। यदि आप लोगों को फ्रेंड्स अलॉटमेंट मिला है तो आप लोगों को इस आईपीओ से प्रॉफिट की चांसेस कितनी है, और दोस्तों लिस्टिंग डे वाले दिन आप लोगों को क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, क्या लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहिए या फिर केवल प्रॉफिट लेकर के एग्जिट कर देना चाहिए। और दोस्तों जिनको अलॉटमेंट नहीं मिला है उनको क्या लिस्टिंग के बाद से बाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अगर जो बाई करना चाहिए तो क्या उनको प्रॉफिट मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। तो सारे पॉइंट्स पर इधर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग आगे बढ़ते हैं टाइम को वेस्ट ना करते हुए। सबसे पहले बात करें इस आईपीओ की अलॉटमेंट की, तो अलॉटमेंट फाइनल हो चुका है, आप लोगों को पता चल गया होगा। यदि आपका बैलेंस अभी तक रिफंड नहीं आया है तो आज हो सकता हो कि आपका बैलेंस फाइनली आ ही जाए। हो सकता हो कि आप लोगों का बैलेंस थोड़ा सा एक दो दिन लेट हो जाता है, क्योंकि कभी कभी सर्वर प्रॉब्लम होती है, इसके वजह से लेट हो जाता है। लेकिन आपका बैलेंस कहीं जाने वाला नहीं है, आपका बैलेंस आपके अकाउंट में रिफंड हो जाएगा। और दोस्तों यदि अलॉटमेंट आप लोगों को मिल गया है तो आपके डीमेट अकाउंट में शेयर्स क्रेडिट कर दिए गए होंगे, क्योंकि 13 तारीख को ही डेट था इस आईपीओ के शेयर्स को क्रेडिट करने के लिए। लेकिन कभी कभी होता है कि देर होता है, लेकिन आपको परेशान नहीं होना है। लिस्टिंग से पहले पहले आप लोगों को डीमेट अकाउंट में शेयर्स आप लोगों को क्रेडिट होता हुआ देखने को मिल जाएगा। अब इस आईपीओ की लिस्टिंग डेट की बात करें तो 16 तारीख को इस आईपीओ की लिस्टिंग होगी। 9:15 पे मार्केट ओपन होती है, 10 बजे किसी भी आईपीओ की लिस्टिंग होती है। 9:15 से लेकर के 9:45 तक आप लोगों के लिए प्री मार्केट ओपन रहता है, जिसमें आप लोगों को बाई एंड सेल का ऑर्डर लगाना होता है। जिनको अलॉटमेंट मिला है उनको यदि लगता है कि लिस्टिंग के बाद से और नीचे आने वाली है प्राइस, तो वो लोग प्री मार्केट में ही सेल कर सकते हैं। और जिनको लगता है कि लिस्टिंग के बाद से और प्राइस इंक्रीज होने वाला है तो वो लोग बाई भी कर सकते हैं प्री मार्केट के अंदर। यदि ऑर्डर लग जाता है तो आप लोगों को मिल जाएगी। तो दोस्तों अब हम लोग बात कर लेते हैं कि इस आईपीओ की अलॉटमेंट यदि आप लोगों को मिला है तो आप लोगों को प्रॉफिट की चांसेस कितनी है। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं इस आईपीओ का ग्रे मार्केट 78 रुपए देखने को मिल रही है, और इस आईपीओ का कट ऑफ प्राइस कितना था 70, यानी कि कट ऑफ प्राइस से भी ऊपर ग्रे मार्केट में प्रीमियम देखने को मिल रही है। तो आप लोगों को 100% से भी ऊपर की लिस्टिंग गेन की चांसेस बन रही है। ग्रे मार्केट के हिसाब से आप लोगों को 148 पर लिस्टिंग की चांसेस बन रही हैं। परसेंटेज फॉर्म में देखा जाए तो 112% आप लोगों को प्रॉफिट की चांसेस बन रही हैं। लेकिन दोस्तों ये केवल एक अनुमान है, ग्रे मार्केट का कोई फिक्स नहीं है। अपसाइड एंड डाउनसाइड लिस्टिंग हो सकती है, इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखेंगे। बात करें तो आप लोगों को 214 शेयर्स मिलेंगे एक लॉट में। अगर जो रिटेलर कैटेगरी से आप लोग अप्लाई किए हैं तो 214 शेयर्स मिलेंगे। 78 रुपए आप लोगों को ग्रे मार्केट में प्रीमियम देखने को मिल रही है। इस हिसाब से आप लोगों की लिस्टिंग होगी तो 16,700-800 रुपए आप लोगों को प्रॉफिट बन सकती है। तो दोस्तों प्रॉफिट आप लोगों को काफ़ी शानदार मिलने वाला है। आप लोग बहुत बार सुने होंगे कि किस दिन में पैसा डबल, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को 6 से 7 दिनों में ही पैसा डबल होता हुआ देखने को मिल सकता है। अब बात करें फ्रेंड्स की कंपनी करती क्या है, तो कंपनी आप लोगों को पता ही है कि हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, जो कि फाइनेंस से रिलेटेड काम करती हुई नजर आ रही है। तो कंपनी का बिजनेस का डिमांड है, फ्यूचर ओरिएंटेड कंपनी है। तो आप लोगों को यदि अलॉटमेंट मिला है तो अगर जो आप लोग केवल लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई किए हैं तो आप लोगों को मैं बता दूं कि केवल लिस्टिंग गेन पर्पस है आपका, तो आप लोग अच्छा खासा प्रॉफिट लेकर के एग्जिट कर सकते हैं। और दोस्तों अगर जो लॉन्ग टर्म के लिए आप लोग होल्ड करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म पर्पज है आपका, तो उसके लिए कंपनी की पॉजिटिव और निगेटिव पॉइंट्स को डिस्कस करना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो उसको हम लोग कंपनी की पॉजिटिव और निगेटिव पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। बाकी आप लोगों को अपना रिस्क और अपना एनालिसिस लगा करके ही डिसीजन बनाना होगा, क्योंकि दोस्तों आपका रिस्क आपके हिसाब से मैटर करेगा और हमारा रिस्क हमारे हिसाब से मैटर करेगा। तो दोस्तों आप लोगों को हमेशा अपना रिस्क अपना एनालिसिस लगा करके ही डिसीजन बनाना होता है और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेकर के ही
कोई भी डिसीजन लेना होता है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग केवल कंपनी की पॉजिटिव और निगेटिव पॉइंट्स को हम आप लोगों के सामने रखेंगे, उस आधार पर आप लोग अपने रिस्क के हिसाब से डिसीजन बनाएंगे। तो दोस्तों अगर जो आप लोगों को अलॉटमेंट नहीं मिला है तो वो लोग अगर जो यहाँ पे बाई करना चाहते हैं तो उनके लिए मैं बता दूं कि दोस्तों अगर जो कंपनी डबल पर लिस्ट होती है, डबल से भी ऊपर लिस्ट होती है, तो यहाँ पे बाई करना थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। क्योंकि अगर जो रिवार्ड की चांसेस की बात की जाए कि लिस्टिंग के बाद से आप लोगों को डबल पे यदि लिस्ट होती है उसके बाद से कितना परसेंट ऊपर जाने की चांसेस हैं, तो 10 से 15% चांसेस हैं कि आप लोगों को लिस्टिंग के बाद से पॉजिटिविटी देखने को मिल सके, क्योंकि इससे ज़्यादा देखने को नहीं मिल सकती है। लेकिन यहाँ पे अगर जो रिस्क की बात करें तो 20 से 25% का रिस्क भी देखने को मिल रहा है। अगर जो डबल पे लिस्टिंग होती है उसके बाद से आप लोगों को 20 से 25% का रिस्क देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे 10 से 15% आप लोगों को रिवार्ड की चांसेस हैं, लेकिन 20 से 25% रिस्क है। तो यहाँ पे आप लोग डिसीजन अपने हिसाब से बनाएं कि क्या आप लोग बाई करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं। और लॉन्ग टर्म के लिए पर्पज के लिए आप लोग हैं तो आप लोग बने रहिए वीडियो में। आप लोगों को फंडामेंटल कंप्लीट एनालिसिस किया जाएगा, उसके बाद से ही कोई डिसीजन बनाया जाएगा। तो कंपनी नॉन बैंकिंग सेक्टर से काम करती हुई रिलेटेड नज़र आ रही है, फाइनेंस से रिलेटेड काम करती हुई नज़र आ रही है। ये कंपनी के लिए थोड़ी बहुत पॉजिटिविटी है क्योंकि बिजनेस अच्छा है, फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस है। और सबसे बड़ी पॉजिटिविटी ये है कि कंपनी बजाज से रिलेटेड, मतलब बजाज ग्रुप से यहाँ पे रिलेट करती हुई नजर आ रही है। बजाज ग्रुप का है तो काफ़ी पुराना ग्रुप है, काफ़ी भरोसेमंद ग्रुप है, ये काफ़ी बड़ी पॉजिटिविटी हो जाती है। और दोस्तों बात करें इस कंपनी की फाइनेंशियल की, तो फाइनेंशियल कंडीशन भी काफ़ी स्ट्रांग नज़र आ रहा है, सारी चीज़ें ठीक ठाक है। बस कंपनी के ऊपर बोरिंग देखने को मिल रही है जो कि काफ़ी अधिक कंपनी के ऊपर कर्जा है। तो दोस्तों फाइनेंस सेक्टर से रिलेटेड काम करने वाली कंपनियों के ऊपर कर्जा होना जाहिर सी बात है कि कर्जा होता ही है, नहीं तो उसके अलावा और भी चीज़ों को डिस्कस किया जाए तो ठीक ठाक देखने को मिल रही है। कंपनी में बात करें तो इस कंपनी के बहुत बड़े बड़े कंपटीटर हैं, बड़े बड़े दिग्गज हैं, जैसे LIC, PNB हाउसिंग फाइनेंस, कैनरा है, आधार हाउसिंग फाइनेंस है। बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं इनके कंपटीटर हैं। लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव ये है कि कंपनी अपनी सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है इस सेक्टर से रिलेटेड। तो दोस्तों ये काफ़ी अच्छी बात हो जाती है। दोस्तों यहाँ पे बात करें कंपनी की PE की, तो कंपनी की PE लगभग आप लोगों को 25 से 30 देखने को मिल रही है। अगर जो बात करें इस कंपनी की PE की, तो PE के हिसाब से अगर जो देखा जाए तो अगर जो लिस्टिंग होती है, लिस्टिंग के बाद से कंपनी का PE लगभग 50-60 के अराउंड आप लोगों को देखने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे अगर जो उनके कंपटीटर के जितने भी कंपनी हैं, जो भी 7 से लेकर के 25 तक के बीच में ही इनका PE देखने को मिल रहा है, ये थोड़ी बहुत कंपनी के लिए निगेटिव हो जाती है क्योंकि काफ़ी हायर PE पर कंपनी चली जाएगी। तो ये थोड़ी बहुत निगेटिविटी हो जाती है। उसके अलावा बात की जाए तो कंपनी की एंकर लिस्ट काफ़ी अच्छी आई है जो कि काफ़ी पॉजिटिव हो जाता है। A1 एंकर लिस्ट कह सकते हैं, क्योंकि दोस्तों बड़ी बड़ी जितनी भी फाइनेंस सेक्टर की कंपनियां हैं, HDFC हो गया, ICICI हो गया, कोटक बैंक हो गया और आप लोगों को PNB हो गया, मतलब जितने भी बड़े बड़े कंपनियां हैं सबका नाम यहाँ पे LIC तक का भी नाम देखने को मिल रहा है। तो एंकर लिस्ट आप लोगों को काफ़ी शानदार और काफ़ी अच्छा देखने को मिला है। तो आप लोगों को कौन कौन सी पॉजिटिव पॉइंट्स ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं, कौन कौन सी निगेटिव पॉइंट हैं जिसके वजह से आप लोग अपने लॉन्ग टर्म को होल्ड करने की डिसीजन को यहाँ पे क्विट करने वाले हैं, सारे जो भी आप लोगों के अंदर डाउट चल रहे हैं सारे क्लियर करने के बाद से ही आप लोग अपना फाइनल डिसीजन बनाएं इस IPO को लेकर के कि क्या आप लोगों को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है या फिर एग्जिट करना है। जो भी आप लोग डिसीजन बनाएंगे अपना रिस्क अपने एनालिसिस के हिसाब से और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइज लेने के बाद ही डिसीजन बनाएं। तो चलिए फ्रेंड्स इस वीडियो में बस इतना ही। जो भी आपका डिसीजन हो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।